तो क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, बात समझ में आया? एक्सप्लेन तो करना ही है, इस एक्सप्लेनेशन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है उसको। सो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम लाइक अ स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम, क्योंकि ये जो मॉडल है उसको एज इट इज सोलर सिस्टम जैसा होता है उसी टाइप का रिप्रेजेंट किया था रदरफोर्ड ने। यस और नो? जस्ट लाइक इन अ सोलर सिस्टम सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, यहाँ पे कौन है सेंटर में? न्यूक्लियस। जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, ऐसा यहाँ पे कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में? चल, with the nucleus playing the role of massive sun and electrons being similar to lighter planets. Okay, देखो यहाँ पे बताया भी गया है this model is like a small scale solar system, क्योंकि सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है और एटम बहुत, इसलिए स्मॉल स्केल मॉडल, उसका छोटा मॉडल। ओके, like that nucleus playing the role of massive sun and electrons being a similar to the lighter planets. In comparison to sun, planets are lighter. Okay. The now between the electron and nucleus, there is a Coulomb force. Force acting between the nucleus and electron is electrostatic force, which is known as Coulomb force. And the formula for the Coulomb force is K Q1 Q2 upon R square, where Q1 and Q2 are nothing but charges. Okay, R is the distance of separation between, separation of the charges. And K is the proportionality constant. Sometime it is known as Coulomb constant. Coulomb is the name of scientist जिन्होंने ये force का formula दिया था। 12th साइंस में पहला ही चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसी में पढ़ेंगे हम इसको। ओके, नाउ दिस इज फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, मतलब दिस इज फॉर द रदरफोर्ड मॉडल। और कल हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, अगर आपको याद है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इट रिक्वायर्ड सम टाइप ऑफ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। यस और नो? मेरे साथ कौन फुनरी घूम रहा था? हिदायत था? जील था? पक्का? अपने दो घूम रहे थे? ओके, तो अपने दो घूम रहे थे, एक दूसरे को खींच के रखते हैं, है या ना? अगर मैंने उसको छोड़ दिया या उसने मुझे छोड़ दिया, दोनों केस में हमारा जो सर्कुलर मोशन है वो बंद हो जाएगा और हम फॉल अवे, हमारा सर कभी नहीं टकराएगा। भले हम एक दूसरे को खींच रहे, हम दूर चले जाएंगे एक दूसरे से। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, नहीं सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। सेंट्रीपिटल, उसको ऑपोजिट में हमें एक फोर्स लगा के रखना पड़ता है ताकि वो सर्कुलर मोशन होता रहे। आया समझ में? तो कहने का मतलब किसी भी बॉडी को रोटेशंस के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड रोटेशन करना है तो उनके लिए फोर्स कूलम्ब फोर्स है, और अगर प्लैनेट्स को सन के अराउंड रोटेशन करना है तो उनके लिए वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सन और प्लैनेट्स के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इज देयर, ओनली r लिखा है लेकिन स्क्वायर आएगा, where m1 and m2 are masses of the two planets, मतलब one planet and one sun. ओके, टू प्लैनेट्स में आपको समझना है, एक प्लैनेट और दूसरा क्या है? सन। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज g and r is the distance of separation of the masses। देखो d का स्पेलिंग कितना मस्त लिखा है, of the masses। क्लियर? चलो, when the classical mechanics one is applied to the solar system, क्या लिखा है? 1 2, ओके, ये 1 and 2 छोड़ दो। When the classical mechanics is applied to the solar system, it shows that planets describe well-defined orbits around the sun। जब हम हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब कि उस टाइम पे जो नॉन रूल्स थे या नॉन लॉज थे फिजिक्स के, उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। मोशंस के रिगार्डिंग जो भी लॉज उस वक्त पता थे उसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। तो वो क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स किसको लगाया जाता है? सोलर सिस्टम को, प्लैनेट्स को लगाया जाता है। तो प्लैनेट्स की एक डिफाइंड ऑर्बिट मिलती है जहां पे प्लैनेट्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रिवॉल्व। एक ऑर्बिट्स मतलब एक पाथ जहां पे प्लैनेट्स घूमने वाले, आइया ना, है ना? एवरी टाइम जो अर्थ के रोटेशन का पाथ है
वो क्या है, फिक्स है। देखो लॉक कर दिया मैंने। अर्थ के रोटेशन का जो पाथ है वो क्या है, तो एवरी टाइम अर्थ के रोटेशन का पाथ क्या होता है, फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता है ना। जिस पाथ पे इस साल में घुमा होगा अर्थ, अगले साल में उसी पाथ पे रोटेट करेगा ना। तो अगर हम क्लासिकल फिजिक्स को प्लैनेट सिस्टम्स के लिए लगाते हैं तो हमें वेल डिफाइंड क्या मिलती है, ऑर्बिट्स अराउंड द सन। द थ्योरी कैन आल्सो कैलकुलेट प्रिसाइजली द प्लैनेटरी ऑर्बिट्स एंड दिस आर इन एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। इस थ्योरी के थ्रू, क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू वी कैलकुलेट प्रिसाइजली प्लैनेटरी ऑर्बिट्स, मतलब कि वी कैन एबल टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। ओके, और वो जो हमने फाइंड किया है वो रेडियस एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट जितना होगा। किसके जितना होगा, एक्सपेरिमेंटल्स के थ्रू जो भी मेजरमेंट हुआ उसके साथ एग्री भी करता है। क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू हमने जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट फाइंड किए, इन शॉर्ट ऑर्बिट का रेडियस फाइंड किया, वो रेडियस हमने जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजर किया तो वो उतना ही मिला। बात समझ में आ रही है। इन शॉर्ट थ्योरी गलत नहीं है, क्योंकि थ्योरी का रिजल्ट किसके साथ मैच हो गया, एक्सपेरिमेंट। देखो कोई भी साइंटिस्ट बनता है ना तो उससे पहले थ्योरी लेके आता है। साइंटिस्ट सबसे पहले लॉजिकली माइंड यूज करके क्या निकालेगा, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए, पर्टिकुलर रिसर्च पॉइंट्स के लिए थ्योरी डेवलप करेगा। फिर उनकी वो थ्योरी वैलिड तब होगी जब एक्सपेरिमेंट के साथ मैच होगी। बात समझ में आया। तो प्लैनेट्स का मतलब एक जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो प्लैनेट्स के लिए तो ट्रू था। The similarities between the solar system and nuclear model suggest that electrons should move around the nucleus in a, रदरफोर्ड ने ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मॉडल था वो किसके साथ मैच कर दिया था, सोलर सिस्टम। तो जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के फिक्स ऑर्बिट्स है, यस और नो, वैसे ये जो हमारा न्यूक्लियर मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन के भी कैसे मॉडल ऑर्बिट्स होने चाहिए, वेल डिफाइंड फिक्स ऑर्बिट होने चाहिए, क्योंकि उसके साथ मैच किया गया है। However, when a body is moving in an orbit, it undergoes which motion? Acceleration motion. Circular motion is known as acceleration motion. जब भी कोई बॉडी सर्कुलेशन करती है, यानी कि सर्कुलेटिंग मोशन करती है, किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड, किसी पॉइंट के अराउंड रोटेशन करती है, तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन एवरी पॉइंट चेंज होता जाता है। जस्ट लाइक दिस वन, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे होगी। ईच एंड एवरी पॉइंट डायरेक्शन क्या होता है, चेंज। और जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। चलो कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े वर्ड्स अगर माइंड में डाल लो, वैसे 9th में पढ़े हैं मोशन वाले चैप्टर में, नहीं भी याद आ रहा है तो 3rd चैप्टर उसी के बारे में है। ओके, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे 3rd चैप्टर के अंदर, बराबर। तब जाके वापस इसको पढ़ोगे तो माइंड में डाउट नहीं रहेगा, बट फिर भी अभी तो याद रखना ही पड़ेगा कि यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से क्या बनता है, एक्सेलरेशन बनता है। तो जब कोई बॉडी सर्कुलेटिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, मतलब कि वो एक्सेलरेटेड मोशन में, कौन से मोशन में, एक्सेलरेटेड। इवन इफ द बॉडी इज मूविंग विद, भले ना उसका स्पीड कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। ईच एंड एवरी पॉइंट क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैंने मैग्नीट्यूड की तो बात की ही नहीं ना। स्पीड कांस्टेंट होना मतलब कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना, मतलब कि मानो कि पहला राउंड अगर 2 सेकंड में कंप्लीट हुआ तो दूसरा राउंड भी 2 सेकंड में कंप्लीट होगा, दैट इज कांस्टेंट स्पीड। तो स्पीड भले कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है, एक्सेलरेशन। ओके, however when the body is moving on orbit undergoes acceleration even with the constant speed in a orbit and it must accelerated because changing in, आ गया ना, if the body moving with the constant speed in the orbit it must accelerate because the changing direction. now प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ही है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटिंग। तो सेम टाइम पे जब रदरफोर्ड काम कर रहे थे तब दूसरा साइंटिस्ट दूसरे पोर्शन पे काम कर रहा था। तो मैक्सवेल करके एक साइंटिस्ट थे। ये मैक्सवेल ने क्या फाइंड आउट किया कि जब कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है, कौन सा मोशन करता है,
एक्सेलरेटेड, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो तो चार्ज ही था ना, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल होने की वजह से क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। जैसे लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जब वो अपने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी तो वो धीरे 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 न्यूक्लियस की ओर होता जाएगा, खिंचता जाएगा। उसकी एनर्जी होगी तो वो दूर रहेगा, एनर्जी खत्म तो, है ना, वापस घर में, एनर्जी खत्म तो वापस घर में, तो न्यूक्लियस की ओर खिंचता जाएगा, आया ना? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट फिक्स की जगह पे वेरिएबल हो गया। आया समझ में? तो इस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स जो था वो भले प्लैनेट्स के लिए अप्लाई हो सकता है बट इलेक्ट्रॉन्स के लिए अप्लाई हो सकता नहीं है। वो ऑर्बिट और एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर रहा नहीं है। आया समझ में? मतलब कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू था ऑर्बिट के बारे में, वो और जो एक्सपेरिमेंट है वो दोनों सेपरेट हो गए। क्यों सेपरेट हुए? क्लियर हुआ? तो क्या प्लैनेट के केस में ऐसा नहीं होगा? तो प्लैनेट के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स आर न्यूट्रल। जितना उनके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उनके पास, तो उनकी भी एक्सेलरेटेड मोशन हो रही है लेकिन वो अपने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट कर रहे नहीं है, क्योंकि वो खुद ब खुद क्या है? न्यूट्रल है। बट इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल नहीं है ना, तो वो तो करेगा। सो दस एन इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर मॉडल डिस्क्राइबिंग प्लैनेट लाइक ऑर्बिट्स इज अंडर विच मोशन? acceleration. And according to the electromagnetic theory of which scientist? Maxwell, charged particle when accelerated should emit which wave? Electromagnetic radiation, electromagnetic waves. This feature does not exist for planet. Why? Because planets are uncharged, या दूसरा क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल। आया समझ में? And therefore an electron in the orbit will emit the radiation and the energy carried by the radiation comes in the form of electronic motion. Radiations यानी कि वेव, वेव का क्या होता है? एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, एनर्जी को ट्रांसफर करना, वेव का काम वही होता है। बात समझ में आया? जैसे कि मेरा साउंड आपके वहां आपके ईयर्स तक पहुंच रहा है, इन द फॉर्म ऑफ विच वेव? साउंड वेव पहुंच रहा है ना, तो यहां से साउंड वेव का कुछ एनर्जी है जो मेरे अंदर के प्रोडक्शन से निकल रहा है, मेरी एनर्जी यूज हो रही है, वो एनर्जी के साथ साउंड वेव बाहर आ रहे, वो साउंड वेव ट्रांसमिट हो रहे। इस रूम में भी वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं थी, इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ा? माइक एंड स्पीकर। क्या मतलब कि मैं मेरी एनर्जी, मेरा जो साउंड वेव है इस माइक्रोफोन में ऐड कर रहा हूँ, आया ना? फिर ये माइक्रोफोन में जैसे ऐड होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, थ्रू दिस वायर वो जाएगा स्पीकर के अंदर, स्पीकर में वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होगी और उसको बड़ा करके भेजेगी, बड़ी एनर्जी के साथ। जो मैं जोर जोर से चिल्ला के बोलता वो काम स्पीकर कर रहा है। बात समझ में आया? हाँ या ना? और चलो मानो कि इस रूम में भी सफिशिएंट होता तो जैसे जैसे दूर जाता उसकी एनर्जी लॉस हो जाती वेव की, तो मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ वो बाजू वाले को नहीं सुनाई दे रहा है। क्लियर हुआ? तो ये मैंने इसलिए कॉन्सेप्ट सिखाया क्योंकि वेव्स का काम होता है एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करना, एक जगह ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। गॉट इट ना? तो अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट्स में रोटेट होने की एनर्जी थी वो तो कौन ले गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। अब एनर्जी कम हुई तो वो अट्रैक्शन के थ्रू किसकी ओर जाएगा? न्यूक्लियस के थ्रू जाएगा। बात क्लियर हुई? सो द ऑर्बिटल विल कंटिन्यू टू श्रिंक मतलब कलेप्स होना, कम होना, रेडियस। ओके, एंड कैलकुलेशन शोज दैट, मानो कि दिस इज द न्यूक्लियस और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, डुक 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 डुक, ओके ऐसे, ओके धीरे 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 उसका ऑर्बिट क्या हो जाएगा? छोटा छोटा छोटा, है ना? और ऐसे करते 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 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर चला जाएगा? न्यूक्लियस। और जोर से किसी चीज को अगर किसी चीज की ओर फेंका जाता है तो उसके अंदर फूक जाती है, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द न्यूक्लियस, फूक जाना। ओके, तो अल्टीमेटली जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो कहीं ना कहीं से उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर फूपेंगे।
तो वापस वाटरमेलन मॉडल क्रिएट हुआ। सोचो, ये सारे सीड्स जो है वो पहले बाहर थे, पल्प से बाहर थे, घूम घूम के वापस कहाँ कूद गए? रदरफोर्ड ने घुमाया तो सही, लेकिन घुमाने से उनका कॉन्सेप्ट कम गलत हो गया। मैक्सवेल आ गए, मैक्सवेल ने अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल सोचा, तो कंटिन्यूसली उनकी एनर्जी क्या हुई? डिक्रीज, रेडियस शॉर्ट हो गई, धीरे करके वो किसके अंदर घुस जाएंगे? तो वापस रेंडमली घुसेंगे ना, तो वापस वाटरमेलन मॉडल क्रिएट हो गया। लेकिन इस बार साइज बिल्कुल कम है, क्योंकि जब थॉमसन ने बताया था तो साइज कितना बताया था, बट अब तो न्यूक्लियस के अंदर घुप रहे, और न्यूक्लियस का साइज कितना था? तो उससे कम हो गए। अरे बहुत कम हुआ। मैंने वो बताया था ना, 5 किलोमीटर की रेडियस का एक बॉल होता है, दैट इज एटम। तब क्रिकेट बॉल जितना न्यूक्लियस होता है। तो इतना छोटा मॉडल क्रिएट हुआ, मतलब कि माइन्यूटरी थॉमसन मॉडल क्रिएट हुआ। और थॉमसन तो पहले से ही रॉन्ग थे, तो मतलब रदरफोर्ड भी रॉन्ग। रदरफोर्ड ने एक ही बात अच्छी की, जैसे थॉमसन ने साइज ऑफ एटम बता दिया था, वैसे रदरफोर्ड ने क्या बता दिया? न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में बता दिया? न्यूक्लियस के बारे में। क्लियर हुआ? कंफर्म? ओके, द ऑर्बिट दस विल कंटिन्यू टू श्रिंक। कैलकुलेशन सो दैट, ये जो हमने सोचा कि ऐसे ऐसे होगा, जब हम सोचते तब तक तो 10 बार फूक गया होता। कैलकुलेशन ऐसा बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन टेक्स ओनली 10⁻⁸ सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड को 10⁸ से डिवाइड करो। 1 सेकंड के इतने सारे, 1 सेकंड के 10⁸ पार्ट्स लगाओ, और उसमें से जो एक पार्ट्स होता है उतने कम टाइम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। आया समझ में? एंड 10⁻⁸ टू स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। उसका जो पाथ है अब सर्कुलर नहीं, कैसा बन गया? इस टाइप के शेप को कौन सा शेप बोलते हैं? स्पाइरल। क्या बोलते हैं? स्पाइरल। बट दिस डज नॉट हैपन। ओके, ऐसा होता नहीं है, तो हमने सोचा रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंगली। आया समझ में? तो ऐसा नहीं होता है तो कैसा होता है, उसके लिए दूसरे साइंटिस्ट आएंगे, क्योंकि ये नहीं होता है वो वर्ड्स आया, मतलब कि एक साइंटिस्ट की लिमिटेशन आई, उनका लाइफ कंप्लीट हो गया एक्सपेरिमेंट करते करते। फिर उनके स्टूडेंट्स आएंगे जो इसको आगे लेके जाएंगे। एटम रिमेन स्टेबल, अगर ऐसा हो गया तो वापस एटम अनस्टेबल हो जाएगा। बट आपको तो पता है एटम इज स्टेबल, मतलब कि हम कहीं गलत है, ये थ्योरी कहीं गलत है, या ये थ्योरी में कुछ पॉइंट्स ऐसे जो मिसिंग है, जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहे, मतलब हमें तो समझना है आगे, लेकिन उस वक्त रदरफोर्ड की पकड़ में नहीं आए थे। ओके, एंड सो रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दैट इज नथिंग बट लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। क्लियर हुआ? ओके, थोड़ा उस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने पहले थॉमसन मॉडल देखा था, फिर हमने रेस के बारे में देखा, अल्फा बीटा गामा, फिर जाके हम रदरफोर्ड की थ्योरी को लेके आए। अब रदरफोर्ड की थ्योरी देख ली, उसका लिमिटेशन देख लिया, मतलब कि भाई एटम को एक्सप्लेन करने के लिए आगे किसी एक थ्योरी की जरूरत है, उसके ऊपर जाए उससे पहले कुछ और समझना पड़ेगा। तो थोड़ा और समझते हैं, जो चीज आप समझ के आए हो ऑलरेडी 9th के अंदर, कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, मास नंबर। ओके, सो एटॉमिक नंबर क्या है, न्यूक्लियॉन्स क्या है, मास नंबर क्या है, उनके बीच में रिलेशंस क्या है। तो एटॉमिक नंबर Z, द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू द एटॉमिक ओके, सही है, सही है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर Z। किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं, उस प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 1 है, बट एक्चुअली में दिस इज द डेफिनेशन। हम उल्टा याद रखते हैं, हम याद रखते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए उसके अंदर प्रोटॉन कितना है। हम याद रखते हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसलिए उसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 2। बट जब डेफिनेशन देने की बात हो तो हम ऐसा बोलेंगे कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल? Z। आया समझ में? हर एक वर्ड को सुनना है और फिर आंसर देना है। गॉट इट ना? फिर आपको बताता हूं कि आपका 12th का रिजल्ट कैसा होना चाहिए, लेक्चर को एंड करते वक्त, करने के बाद एक्चुअली है ना, एक फोटो बताऊंगा, याद करवाना, वैसा 12th का रिजल्ट लाना है। ओके, which are equal to the number of electrons in a which atom? क्योंकि न्यूट्रल एटम मतलब जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उतने
इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए, क्योंकि प्रोटॉन्स का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो जितना पॉजिटिव हो उतना क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तभी एटम क्या बनेगा, न्यूट्रल, क्या बनेगा, न्यूट्रल, ओके, एटम क्या बनेगा, न्यूट्रल, गॉट इट ना। तो जितने प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, वही एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं, अगर एटम न्यूट्रल है तो। बात क्लियर हुई, ओके, एंड दैट्स व्हाई शॉर्ट में लिखना हो तो एटॉमिक नंबर Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ओके, ऑफ एटम, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम। आया समझ में? दिस इज द फर्स्ट टर्म, एटॉमिक नंबर, कोई डाउट रहेगा नहीं है ना। दूसरा टर्म न्यूक्लियॉन्स, दूसरा टर्म्स न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, है ना। HST में पढ़ते हो तो HSTians, आकाश में पढ़ते हो तो आकाशियन, आपने वर्ड सुना होगा, ओके, बात समझ रहे हो। हालोल में हो तो हालोलियन, बरोडियन, अहमदाबादी, ऐसा सुना है ना सब। तो वैसे न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियन, न्यूक्लियस के अंदर है तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन है, हाँ, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर हालोल के अंदर है तो हालोलियन, बोले अलग अलग है। वैसे न्यूक्लियस के अंदर कौन है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियस, दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है न्यूक्लियस। बात क्लियर हुई। जो न्यूक्लियंस है वही मास नंबर है, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इक्वल्स टू मास नंबर। जितने पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, खास करके पार्टिकल्स में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसको मास नंबर बोलते हैं, ओके। सो द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, देखो आ गया ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज टर्म्ड या इज कॉल्ड एज मास नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। क्यों उसको ए दिया वो हमें सोचने की जरूरत, हमें वही सिंबल देना है, कुछ बातें फिक्स होती है ना, सामने नहीं बोल सकते। मैंने मेरे पापा को एक बार पूछा था, मेरा नाम अमित क्यों रखा, पापा ने चपाट के दे दी, तब से पूछना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने रखा तो रखा, अभी उसमें क्या कर सकते हैं, समझ में आया ना। वैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z तो Z, पूरी लाइफ Z ही, चेंज होने वाला नहीं है। एटॉमिक मास A, आया समझ में। कुछ जगह पे सिंबल्स का रिलेशन होता है, नाम पे से सिंबल आते हैं, कुछ जगह पे नहीं भी होता है, तो फिर हम उसमें पूछ सकते हैं नहीं है। गुड, वेरी गुड, अच्छे बच्चे। तो मास नंबर ए मैं इसीलिए स्पेसिफाई करके जाता हूं क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में डाउट होता है और शर्म के मारे कभी पूछते नहीं है, बट कंफ्यूज रहते हैं वहां पे, सर ऐसा क्यों है, सर ऐसा क्यों है, तो उनके लिए मैंने बोल दिया, ओके। और कुछ पूछ लेते हैं, तो पूछ लेते हैं तो बात वहीं पे क्लियर होती है, लेकिन मैंने ज्यादातर पूछने वाले तो देखे ही नहीं है ना। बाकी आप थोड़ा अभी भी मैं डरावना लगता हूँ, तो थोड़ा बोलना सीखो, पूछो मेरे को कि सर ये क्या है, ये क्या है, ओके, कि मैं सब एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ बाकी नहीं रखता हूँ। ऐसा है तो सब सारे मार्क्स आने चाहिए, फिर वो मार्क्स कम हुए तब मैं पूछूंगा कि कहाँ गया। गुड। सो मास नंबर ए इक्वल्स टू बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन को कैपिटल Z बोलते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैपिटल N बोलते हैं, नॉट स्मॉल n, एंड दैट्स व्हाई फॉर्मूला बन गया A इक्वल्स टू Z प्लस N। आया समझ में। A इज द मास नंबर, Z इज द एटॉमिक नंबर एंड N इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वहां पे मैच हो रहा है, N का N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर हुआ ना, यस और नो, ओके। राइट एटॉमिक नंबर and number of electron in 1 and 11 proton present in a hydrogen and sodium atom respectively। तो हाइड्रोजन के अंदर कितना प्रोटॉन है 1, सोडियम के अंदर कितना है 11, तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड दैट्स व्हाई एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज। बात समझ में आया, ये आपको दे ही दिया गया है उस हिसाब से, है ना। कल उठ के मैं हाइड्रोजन का हीलियम कर दूं, यहाँ पे 2 कर दूं, यहाँ पे 12 कर दूं, यहाँ पे मैग्नीशियम कर दूं, तो थोड़ा उसी हिसाब से चेंज होगा, बाकी आंसर यही रहेगा। गॉट इट ना। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन था, तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, एंड एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना हो गया। बात क्लियर हुआ। एटॉमिक नंबर के बारे में बताना था, दूसरा किसके बारे में बताना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम एंड दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम। आया समझ में? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एंड दैट इज हाउ मच? ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया था ना, 1 प्रोटॉन इज देयर। लाइकवाइज सोडियम में कितने थे? 11। क्लियर हुआ? कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, बट एमसीक्यू में आ सकता है। एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, 1 मार्क्स के लिए, क्वेश्चंस के तौर पे नहीं। हाउ टू मेंशन एटॉम नोटेशन? भाई हर एक का गिव एग्जांपल, हर एक का एक पैटर्न होता है। जैसे कि आप किसी जगह पे फॉर्म फिलअप करने जाते हो तो आप एक पैटर्न में फॉर्म लिखते हो, सर नेम, देन आपका नाम और फिर पापा का, आया ना? फिक्स ही होता है, या तो फिर आप गलती ना करो इसलिए लिख के भी दिया होता है, सर नेम, फर्स्ट नेम, या सर नेम, नेम एंड फादर्स नेम या मदर्स नेम, यस और नो, लिख के दिया जाता है कि नहीं? गॉट इट ना? तो वैसे हर एक का, वैसे यहाँ पे एटम का भी नेमिंग सिंबलाइजेशन करना है। क्या करना है? सिंबलाइजेशन। तो उसके लिए एक नोटेशन सिस्टम है, तो नोटेशन क्या है वो समझते हैं। इन अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम एलिमेंट एक्स, वैसे देयर आर 118 एलिमेंट, हर एक एलिमेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल है, हर एक एलिमेंट्स के लिए पर्टिकुलर क्या है? सिंबल, जो हमें याद भी करने ऑलमोस्ट 1 से 30, 12th के अंदर 1 से 30 एटॉमिक नंबर तक याद रहना चाहिए, जिसका एक सीरीज तो आपको ऑलरेडी 1 से 20 तक का याद है। हा, ही, ली, बे, बो, का, ना, ओ, ह, नी, सो, मे, ए, सी, ओ, स, क्लो, आ, ओ, के। नहीं है तो आपके बुक के पीछे 118 एलिमेंट्स का टेबल है, उसमें से 1 से 30 देखने हैं, बट पहले 1 से 20 देखने हैं, और 1 से 20 के जो भी पहले पहले लेटर्स है वो मैं बोला, हा, ही, ली, बे, हाइड्रोजन का हा, ही का हीलियम का ही, लिथियम का ली, बेरिलियम का बे, बोरोन का बो, और यही पैटर्न्स में आप फॉलो करते आ रहे हो लोअर स्टैंडर्ड से, इसलिए वो आज के आज 1 to 20 हो जाना चाहिए। मैं कभी भी कोई भी पूछ सकता हूँ, पूछूंगा कि 15, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर है, तो मैं अगर बोलूँ 15 कौन सा है तो आप ऐसे करोगे, हा, ही, ली, बे, बो, का, ना, ओ, ह, नी, नसुआ, सो, मे, ए, सी, ओ, फॉस्फरस। क्लियर हुआ? 16 कौन सा है? सल्फर। उसके बाद 4 17 कौन सा है? क्लोरीन। 18 आर्गोन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। लाइन वाइज है। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पूछा जाएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द एटॉम ऑफ सल्फर, तो आपको सल्फर का क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर, जो 16 है, तो आपको पता चल जाएगा कि जितना एटॉमिक नंबर है उतना क्या है? प्रोटॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द सल्फर? 16। आया समझ में? क्लियर? एटॉमिक मास याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वो प्रैक्टिस से याद रखना भी पड़ेगा, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आगे जाके जो एटॉमिक मास होता है उसको मॉलिक्यूलर मास में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो वो कैलकुलेशंस आएगी। तो जो जो काम के हैं उनका हम याद रखना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस से याद रहेगा, रटने से नहीं, क्योंकि एटॉमिक मास जो है ना वो न्यूट्रॉन के नंबर पे डिपेंड होता है। प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू क्या मिलता है? एटॉमिक मास। तो न्यूट्रॉन ऐसा नहीं कि जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है, वो स्मॉल एलिमेंट्स में। जैसे कि अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन है तो 2 न्यूट्रॉन है, बट अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, इसलिए एटॉमिक मास 22 नहीं 23 हो जाता है। आया समझ में? एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 होता है, फ्रैक्शन में आ जाता है। तो वो सारे पॉइंट्स बाद में याद रखेंगे एटॉमिक मास, अभी के लिए आपको सीक्वेंस और एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए, साथ में सिंबल्स, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li। आया समझ में? So listen carefully. In a representation of element representation of atom element X is placed with the element X at left side as a superscript mass A and superscript mass A is placed, and the left side subscript of atomic number Z is placed. सबसे पहले आपको कोई भी एलिमेंट X के लिए उसका सिंबल लिखना है, और फिर लेफ्ट हैंड साइड सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर की ओर ए लिखना है, और सबस्क्रिप्ट एटॉमिक नंबर मतलब कि नीचे की ओर एटॉमिक नंबर जेड लिखना है। आया समझ में? वेयर एक्स इज एलिमेंट नॉट इलेक्ट्रॉन, एक्स इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट,
क्या लिखेंगे? सिंबल ऑफ एलिमेंट। ए इज द मास या मास नंबर और जेड इज द एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल Na1123 इस तरह से पढ़ेंगे। पढ़ने का ऐसे, सबसे पहले सिंबल, फिर एटॉमिक नंबर एंड देन फिर एटॉमिक मास। Na1123 सोडियम, एटॉमिक नंबर Z is 11, एटॉमिक मास is 23, तो Z इक्वल्स टू 11, A इक्वल्स टू 23। आया समझ में? क्लियर ना? इसलिए उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया गया है। अगेन कोई नहीं पूछेगा, बट एमसीक्यू में याद रखना है। गिव द डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स ऑफ द आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स। आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स की डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स आपको बताने हैं। आइसो मतलब सेम, बार मतलब मास, जिसका मास नंबर सेम है। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे? ए, जिसमें सिंबल में ए सेम आ जाता है तो समझ लो कि वो दोनों आइसो बार है। क्या है? और आइसोटॉप्स, आइसो मतलब सेम, टॉप मतलब प्लेस, जिनका पीरियोडिक टेबल थर्ड चैप्टर अभी पढ़ेंगे इसके बाद। पीरियोडिक इसके बाद है ना, चैप्टर छोटे हो जाएंगे, अब खत्म हो जाएंगे। ओके, थर्ड चैप्टर तो वैसे भी बहुत छोटा है, लेकिन जिसको थर्ड चैप्टर आया आई गारंटेड उसको केमिस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं होगी। और थर्ड चैप्टर का आधा चैप्टर आपने 9th में पढ़ लिया हुआ है, मेंडेलिव। वैसे मैं मानूं तो 9th में पूरा मेंडेलिव आया था ना 9th में, डॉबरेनर, न्यूलैंड, मेंडेलिव, सब बातें सिखाई होगी 9th में आपके टीचर्स ने और मैंने। ओके, तो मेंडेलिव जो आपने पढ़ा था ना, उसको वापस पढ़ना है और पीरियोडिक टेबल तक जाना है। तो पीरियोडिक टेबल में जिस एलिमेंट को सेम प्लेस मिलता है, आइसो प्लेस, सेम प्लेस, आइसोटॉप्स, उसको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो सेम प्लेस कब मिलता है? जब एटॉमिक नंबर सेम होता है। इसलिए जिनमें एटॉमिक नंबर सेम है उसको आइसोटॉप्स बोलेंगे, जिसमें एटॉमिक मास नंबर सेम है उसको आइसोबार बोलेंगे। बात क्लियर हुई? यस और नो? ओके, चलो गुड। Isobars are the species having the same mass number, same atomic mass number, but different, क्योंकि अगर एटॉमिक मास नंबर सेम हो गया तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कार्बन एंड नाइट्रोजन 614 714, यू कैन सी एटॉमिक नंबर अलग अलग है बट एटॉमिक मास, सो बोथ आर आइसोबार। आइसोटॉप्स आर द स्पीसीज विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर, बट अगर जेड सेम हो जाता है तो डिफरेंट कौन हो जाएगा? ए। तो हाइड्रोजन हैज अ 3 आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन 1H11 या ड्यूटेरियम 1,2 या T13, कभी कभी 1 ऐसा भी पढ़ते हैं, 1H1, 1D2, 1T3। क्लियर? पहले एटॉमिक नंबर, फिर सिंबल, फिर एटॉमिक मास। तो प्रोटियम बोलते हैं इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिटियम। वैसे यहाँ पे डी लिखा है, बट जनरली अगर हम हाइड्रोजन ही है तो उसका सिंबल H लिख सकते हैं। यहाँ पे T लिखा है लेकिन हाइड्रोजन ही है तो उसका सिंबल क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं। तो 1H1, 1H2, 1H3, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है तो सिंबल जनरली हम चेंज करते नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए चेंज कर दिया इन लोगों ने, बाकी हम नहीं करेंगे। आया समझ में? कार्बन में ऐसा होता है, C612 याद आ रहा है, और C614, ये दोनों उसके आइसोटॉप्स है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंट है? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर सेम होने से आइसोटॉप्स बन जाते हैं। क्लियर हुआ? ओके, गिव्स द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एंड राइट डाउन दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ओके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीनों चीज लिखनी है। तो देखो हमने एटम लिख दिया, उसके आइसोटॉप्स लिखने हैं, साथ में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एक टेबल ही बना दिया। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। हम यहाँ पे सिंबल में H ही लिखेंगे, गलत हैबिट नहीं लगाएंगे। सबका एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन सेम रहेगा, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? अब देखो बेटा, आपको बताया था कि A इक्वल्स टू N प्लस जेड या Z प्लस N, तो मुझे N चाहिए, न्यूट्रॉन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो A माइनस जेड 1 माइनस 1, A माइनस जेड 2 माइनस 1, A माइनस जेड 3 माइनस 1। क्लियर हुआ? कार्बन के आइसोटॉप्स याद रखो, C612, C613, C614। तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना प्रोटॉन और उतना ही, ओके, 12 माइनस 6, 13 माइनस 6 एंड 14 माइनस 6, A माइनस जेड कर रहे हैं। गॉट इट ना? इसमें घर की कोई चीज नहीं चलेगी कि किसी को मन हुआ C615, वो नेचर में पॉसिबल है नहीं। बात समझ में आया? क्योंकि कोई ऐसा बोलता है सर एग्जाम्पल ही देना, नहीं एग्जाम्पल नहीं, रियलिटी वाला एग्जाम्पल है, इसीलिए जो लिखा हुआ है वही रेडी करेंगे।
ओके, क्लोरीन में सिंबल गलत है, Cl आएगा, क्या आएगा? Cl, C कैपिटल L स्मॉल लेटर में, Cl 1737 1735, तो 17 एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 17 17, 37 माइनस 17 एंड 35 माइनस 17। क्लियर हुआ? रियलिटी में ऐसा होता है कि दोनों आइसोटॉप साथ में मिलते हैं। जब आप अर्थ क्रस्ट में से क्लोरीन का कोई मिनरल लेके आते हो तो उसमें दोनों आइसोटॉप परसेंटेज वाइज प्रेजेंट होते हैं, इसलिए रियलिटी में जब एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो हम एवरेज मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज, मतलब इसका जितना परसेंटेज होगा वो प्लस इस, मानो कि इसका x परसेंटेज है तो x डिवाइड बाय 100 इंटू 37 प्लस इसके एटॉमिक मास को x परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया प्लस एक इतना बाकी बचा होगा तो 100 माइनस x, टोटल 100% होता है ना, डिवाइड बाय 100, और उसका एटॉमिक मास कितना है? 35, और तब जाके जो वैल्यू मिलेगा वो एग्जैक्टली 35.5 मिलेगा, इसलिए हम एटॉमिक मास में 35.5 लेते हैं। समझ में आया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉप्स, जब हम किसी एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं तो दोनों का मास आना चाहिए ना, तो दो अलग अलग होने से हम क्या निकाल लेते हैं? एवरेज, परसेंटेज बेसिस पे क्या निकाल लेते हैं? एवरेज। थ्रू द एक्सपेरिमेंट, मुझे अभी एक्जैक्टली परसेंटेज याद नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, बट हम 12th में वो भी पढ़ने वाले हैं कि परसेंटेज के साथ अगर हमें परसेंटेज पता होते हैं तो वो परसेंटेज रख दोगे और जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको एवरेज मास मिलेगा। क्या मिलेगा? एवरेज मास। बोलो, कोई डाउट? कंफर्म? ओके। टू डेवलपमेंट्स प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। यहां तक कि एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्लियर करोगे, रदरफोर्ड मॉडल पे रुके थे, है ना? तो रदरफोर्ड के लेबोरेटरी में काम करने वाले एक स्टूडेंट्स थे बोहर। बोहर ने अपनी आंखों से रदरफोर्ड को एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा, और जब अपने गुरुजी फंसे, जब वो फेल होने लगे, मतलब उनका मॉडल फेल हुआ, तो बोहर ने उस मॉडल पे काम करना स्टार्ट किया। ओके, तो बोहर ने जब इस मॉडल पे काम करना स्टार्ट किया, तब यहां पे लिखा है टू डेवलपमेंट प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ विच मॉडल। उस वक्त दूसरे साइंटिस्ट कुछ और काम कर रहे थे, बट वो दो चीज जब सामने आई तब बोहर को दिमाग की बत्ती जली और बोहर ने रदरफोर्ड मॉडल को इंप्रूवमेंट कर लिया। तो ऐसे कौन से दो डेवलपमेंट थे जो बोहर के मॉडल के फॉर्मुलेशंस के लिए काम आए? Results observed from the studies of interaction of radiation with matter have provided immense information regarding the structure of atom and molecules. Niels Bohr utilized these results to give which model? Atomic model. Question कहाँ है इसमें? Okay, listen carefully. इसमें क्वेश्चन ही नहीं लिखा है। ओके, क्वेश्चन ऐसा है, which two development plays a major role in the formulation of Bohr's model? मेरे तरफ से मैंने क्वेश्चन बना दिया है ना, क्वेश्चन ऐसा है, मैंने पहली लाइन में से बना दिया, which या which two की जगह पे which developments played a major role in the formulation of which model? बोहर मॉडल्स के फॉर्मुलेशंस में कौन से दो मॉडल का मेजर रोल है? तो फिर आंसर यहीं से स्टार्ट होगा, टू डेवलपमेंट्स प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ विच मॉडल? बोहर। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन में दिया है कि रिजल्ट ऑब्जर्व फ्रॉम, इसमें से एक मॉडल तो ये था, स्टडीज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। उस वक्त कुछ साइंटिस्ट रेडिएशन को मैटर के साथ कंबाइन कर रहे थे, मतलब रेडिएशन को मैटर के ऊपर थ्रो कर रहे थे, और इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में वही हो रहा था, है या ना? कैथोड रेस निकलते थे, कैनाल रेस निकलते थे, बीच में गैस रखते थे, यस और नो, और उस गैस में से उसको डिफ्यूज करवाते थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? रे को किसके ऊपर इंसिडेंट करवा रहे? मैटर के ऊपर। तो मैटर और रे का जो एक रेडिएशन का जो इंटरेक्शंस हुआ, उसके थ्रू जो रिजल्ट आए, उसमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। देखने वाले की दृष्टि भी होनी चाहिए ना, तो फिर बोहर ने उसको कंक्लूड किया। Niels Bohr utilized this result and gave which model? बोहर ने उसको निकाल के एटॉमिक मॉडल दिया। तो उसके लिए उनको कौन से दो डेवलपमेंट काम आए? तो पहला डेवलपमेंट है ड्यूअल कैरेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, which means that radiation possess both wave-like and particle-like property. उस वक्त ऐसा प्रूव हुआ कि जो वेव दिख रहा है वो वेव तो है, बट पार्टिकल भी। जैसे लाइट क्या दिख रहा है? वेव। लाइट कौन से फॉर्म में है? वेव, बट लाइट का पार्टिकल भी है।
जिसको हम फोटोन बोलते हैं, इसलिए तो नाम आता है फोटोसिंथेसिस। सनलाइट का यूज होता है ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, है ना, बट उसमें उसका पार्टिकल नेचर काम आता है। कौन सा नेचर काम आता है? पार्टिकल। आया समझ में? लेटर ऑन हम थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं, अभी थोड़ा आंखें हमारी शॉक हो जाएगी, बट हमें इसको थोड़ा माइंड में ले लेना है कि जो दिखता रेडिएशन है उसका कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल। इसलिए ड्यूअल नेचर नाम दिया गया। ऐसा होता है कि अगर मैं लाइट को वेव नेचर ना मान के पार्टिकल नेचर मानू ना, तो कुछ फिनोमिनन में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जो वेव से ही एक्सप्लेन कर सकता हूं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। लाइट इज वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसलिए जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात आएगी मैं किसको ध्यान में ले लूंगा? लाइट। किसको ध्यान में ले लूंगा? लाइट। बट इसके अलावा के भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एक्सरे, यूवी, बात की थी ना आगे। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात आती है तो मैं लाइट लेता हूं ध्यान में, याद रह गया? अब लाइट को अगर मैं पार्टिकल मान लेता हूं तो मैं रिफ्लेक्शन वगैरह एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जो वेव नेचर एक्सप्लेन कर पा सकता है। आया समझ में? अगर मैं लाइट को वेव ही मानता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को वेव ही मानता हूं, तो जब ये रेडिएशंस किसी मेटल बॉडी पे इंसिडेंट होते हैं तो मेटल बॉडी में से एक फिनोमिनन बताता हूं, वैसे तो काफी सारा फिनोमिनन है। तो ये रेडिएशन जब किसी मेटल बॉडी पे इंसिडेंट होते हैं, जब टकराते हैं, तो वो मेटल बॉडी में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। उस इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? वापस फोटो वर्ड आया, तो मतलब समझ लो कौन सा नेचर होगा? पार्टिकल नेचर। फोटोन इज द पार्टिकल ऑफ लाइट। तो समझ में आया? अब ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था कोई, क्योंकि सब लोग को ऐसा ही पता था कि लाइट तो क्या है? वेव, और वेव से तो ऐसी चीज पॉसिबल नहीं थी, कुछ अलग सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स। और जब आउट ऑफ बॉक्स सोचने की बात आती है ना, तब बड़ा सा भेजा आ जाता है फिजिक्स में। फिजिक्स में बड़े बड़े भेजे में किसका नाम आता है? साइंटिस्ट का नाम बोलो, कौन होगा जिसने इसको एक्सप्लेन किया होगा? एक बार एज्यूम तो करो, फिर मैं नाम बताता हूं। कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं जानते? बड़ा भेजा, बस आइंस्टाइन। जब कुछ स्टॉप हो जाती है ना सबका, तब उन्होंने प्रूव किया कि लाइट के पास कौन सा नेचर है? पार्टिकल। और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो अगर इसको पार्टिकल मान लेते हैं तो वो वाले फिनोमिनन्स नहीं समझा पाते, उसको वेव मान लेते तो ए वाले फिनोमिनन्स नहीं समझा पाते। तो लोगों ने क्या किया? दोनों माना, एंड दैट इज नोन एज ड्यूअल नेचर। इसको क्या बोलते हैं? ड्यूअल नेचर। अब आइंस्टाइन ने ऐसा बोला कि वेव पार्टिकल है, समझते जाना, थोड़ा कॉन्सेप्ट डाल रहा हूं माइंड में। तो दूसरा एक साइंटिस्ट आया, डी ब्रोगली, उन्होंने ऐसा बोला जो पार्टिकल है वो वेव है। और इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है, बट वो एज अ वेव यूज होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। पढ़े थे इलेक्ट्रॉन वेव्स? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? थोड़ा बात बताया था ना सेकंड चैप्टर में। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में ऑप्टिकल वेव्स यूज होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन वेव्स यूज होते हैं। आया समझ में? इसीलिए हम इसको ड्यूअल बिहेवियर बोलते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट प्रूव हो चुके थे उस वक्त जब बोहर ने मॉडल दिया। तो पहले तो बोहर को ए काम आया। दूसरा कौन सा डेवलपमेंट हो रहा था? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ए क्या है? तो जब वो कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई गैस लिया जाता था, उसको उसके अंदर जो गैस था उसके एटम्स को एक्साइट किया जाता था, मतलब एनर्जी प्रोवाइड किया जाता था। जैसे आपको कोई पैसा दे दे तो एक्साइट, आप चले जाओगे बाहर एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट घर से निकल के मार्केट में घूमने लगोगे, जैसे पैसे खर्च वापस लेके तो नहीं आओगे ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी, एटम्स के इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब वापस आना था तो पापा डंडा लेके खड़े थे कि पैसे आए कहां से, इसलिए उन्होंने लॉस ही कर दिए और एनर्जी लॉस करके वापस आ गए अपने स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। तो वो एनर्जी लॉस कहां की? तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एनर्जी एब्जॉर्ब की पोटेंशियल से, एक्साइट हो गए, वापस ग्राउंड स्टेट में आए, तो वो एनर्जी लॉस कर दी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन अलग अलग टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सब आ जाता है, इंफ्रारेड, गामा, माइक्रोवेव, यूवी एंड विजिबल। विजिबल में भी वीबग्योर, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रे, ग्रे नहीं आएगा सॉरी, ग्रीन एंड रेड, येलो। आया ना 7 कलर्स कॉम्बिनेशन? आया कि नहीं? अपने कैपेसिटी के हिसाब से वो कलर बताएंगे। तो वो जो एक कलर जैसे अपना रेनबो होता है,
दैट इज द स्पेक्ट्रम, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, बैंड बोलते हैं कलर्स का, वैसा स्पेक्ट्रम मिलने लगा। बट द थिंग इज दैट हर एक एटम के लिए अलग अलग मिलने लगा, तो दैट इज नथिंग बट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो साइंटिस्ट लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट किए थे और हर एक के लिए एक स्पेक्ट्रम डिफाइंड किया था, उसको बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ओनली बाय एज्यूमिंग विच थ्योरी quantize इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इन द एटम। क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक लेवल का मतलब ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास पर्टिकुलर लेवल्स है एनर्जी के, कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं है। जैसे अभी हमने देखा था रदरफोर्ड का लिमिटेशन, कंटिन्यूअसली वो डिक्रीज हो रहा था, ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टेप में है। अगर इस स्टेप में नहीं होगा तो बीच में कहीं नहीं रहेगा, अप वाले एनर्जी के स्टेप में जाएगा। इस स्टेप में नहीं होगा तो ऊपर वाले, जैसे अपना स्टेयर होता है ना सीढ़ी, उसमें 2 स्टेप पे ही पैर रख सकते हो, बीच में रखना जा पाओगे, रख ही नहीं सकते। वैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे क्वांटाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी के स्टेप में अरेंज हुआ है, वो कॉन्सेप्ट पे वो स्पेक्ट्रम रिफाइन हुआ था। तो ये जो 2 डेवलपमेंट हुए थे वो बोहर को काम आए। किसको काम आए? बोलो कोई डाउट? कंफर्म? याद तक रखे। फिर 25 सिल्वर जुबली हमने कंप्लीट की, कल आओगे फिर आपस आगे बढ़ेंगे। वैसे खत्म भी हो गया तो चलो ना ये 2 खत्म ही कर लेते। According to the electromagnetic theory of Maxwell, what happens when the charged particle is accelerated, or what is electromagnetic radiation? So James Maxwell first gave the compensative explanations about the interactions between the charged body and the behavior of electrical and magnetic field. When electrically charged particle move under the acceleration, या तो फिर alternating electric and acceleration में move करेगा, या तो फिर वो चार्ज पार्टिकल ऐसे रीजन में से पास होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्टरनेटिंगली। आया समझ में? देन आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। एक्चुअली में सॉरी, माय मिस्टेक, व्हेन इट इज इन अ एक्सेलरेटेड मोशन, चार्ज पार्टिकल उसमें से पास नहीं होना है, मैंने गलत बोल दिया। व्हेन चार्ज पार्टिकल इन अ एक्सेलरेटेड मोशन, इट विल प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो प्रोड्यूस करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को कोई अगर अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आया समझ में? एंड दिस फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हाट इज द लाइट? इन अर्लियर डेज, जैसे कि न्यूटन was supposed that it is made from the particle in 19th century. न्यूटन के बाद आइंस्टाइन आए, न्यूटन पहले थे। न्यूटन ने सब जगह पे हाथ मारा हुआ है, लाइट में भी मार दिया है, सेलेस्टियल बॉडी में भी मार दिया है, मोशंस में भी बातें की है, कुछ छोड़ा नहीं है साइंस का। बट उनका सबसे जो मेन था वो मोशन था। अकेला अभी आज भी न्यूटन ही चलता है। उनके मोशन को समझाने के बाद किसी को चांस ही नहीं मिला कि कोई डिफिकल्टी फाइंड करे और समझाए। बट फिर भी लाइट के बारे में न्यूटन का क्या मानना था? न्यूटन का ऐसा मानना था कि सन में से पार्टिकल्स आ रहे। 19th सेंचुरी में फिर थ्योरी चेंज हो गई जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मैक्सवेल ने समझाया। फिर पता लगा कि भाई लाइट तो मैग्नेटिक वेव है। फिर वापस आइंस्टाइन आए, वापस थ्योरी चेंज हुई कि नहीं 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 नहीं, लाइट पार्टिकल नेचर भी कंजिस्ट करता है। दिस इज अ ड्रामेटिक साइंस। जैसी नीड वैसी थ्योरी चेंज। पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, साइंस इज द डायनेमिक। प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए रेडी रहो। तो इनिशियली न्यूटन्स के टाइम पे लाइट को पार्टिकल्स का बना हुआ माना जाता था, लेकिन फिर जब रेडिएशंस के बारे में पता चला लोगों को, तो लोगों ने लाइट को क्या माना? रेडिएशन जो है। फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए जहां पे रेडिएशन काम नहीं आ रहा था, तो वापस कौन सा नेचर आ गया? पार्टिकुलेट नेचर। ओके, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। मैक्सवेल वाज अगेन फर्स्ट टू रिवेल। मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विथ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मैग्नेटिक कैरेक्टर्स, लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन करते हैं, बराबर। ऑसिलेशंस मतलब उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा जीरो, फिर इलेक्ट्रिक का ज्यादा जीरो, ऐसे ऑल्टरनेटिवली ऑसिलेशंस होता है, उसके थ्रू लाइट प्रोड्यूस होता है। क्लियर? तो सारे लाइट सोर्स में ऐसा ही है, जितने भी लाइट सोर्स है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेट करवाया जाता है, तब जाके लाइट प्रोड्यूस होती है। क्लियर हुआ? वो ऑसिलेशंस की जैसी फ्रीक्वेंसी वैसे कलर की लाइट, दैट इज नोन एज एलईडी। तो कभी रेड कलर की एलईडी आती है, कभी ब्लू कलर की आती है, कभी येलो कलर की, वो ऑसिलेशंस पे डिपेंड्स। बात क्लियर हुई? यस और नो? ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।